Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes Dear Mengs। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लासेस जो हैं वो जीके की होने वाली हैं और सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे। सो दैट कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग, कोई भी चीज़ आपसे छूटने ना पाए। रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, और ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आप लोग। तो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ, और हमारी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में उष्मांतरण या उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। ठोस पदार्थों में उष्मांतरण या उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके ऊष्मारोधन, विकिरण, संवहन, चालन। सभी लोग जवाब देंगे। तो बात करते हैं ठोस पदार्थों में उष्मांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जिन्होंने भी जवाब दिया जिनका भी आंसर है चालन, दे आर राइट। ठीक है, चालन के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन है आपके विद्युत चुंबकत्व, बेंजीन, तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण या फिर जेट इंजन। सभी लोग बताइए। तो बात करते हैं फ्रैंक व्हिटलर की, तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, जेट इंजन, दे आर राइट। ठीक है, इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। जेट इंजन जो था वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। कौन सा ऐसा पदार्थ है, तत्व है जो सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। ऑप्शन है आपके लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। बताइए विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, चांदी, दे आर राइट। ठीक है, ऐसी धातुएं जिसमें उष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी जो है वो सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, जातक कथा किससे संबंधित है ये बताइए। गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से या फिर गांधी जी से। बताइए जातक कथा किससे संबंधित है। सभी लोग जवाब दीजिए। तो बात करते हैं जातक कथा की, जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध, दे आर राइट। ठीक है, जातक जो कथाएं वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की प्रिय लोकप्रिय कहानी है, जिसमें बौद्ध धर्म के सभी मतों को संरक्षित किया गया। इसमें 35 कहानियां हैं। कितनी? 35 स्टोरी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है बताइए। वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि, दे आर राइट। ठीक है, प्रसिद्ध जो ग्रंथ है रामायण वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है ये। रामायण का लगभग 24,000 श्लोक का महाकाव्य है। कितने? 24,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। बताइए कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन है आपके पारा, ब्रोमीन, सोडियम, हीलियम।
तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, दे आर राइट। ठीक है, ब्रोमीन एक आधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है CH3COOS2 CH3 का सूत्र है, किसका सूत्र है ये बताना है आपको। ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट या फिर प्रोपेनोइक अम्ल, बताइए। जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी एथिल एथेनोएट, दे आर राइट। ठीक है, एथिल एथेनोएट जो किसी तत्व के नाम का संक्षिप्त रूप को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त जो अक्षर या उसका समूह होता है वो रासायनिक संकेत कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ जो है वो ख़त्म करना है। नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, बताइए। किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दे आर राइट। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य है कि 2030 तक चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे, बताइए। छत्रपति शिवाजी कौन से मराठे घराने से संबंधित थे, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या फिर भोसले, बताइए। तो बात करते हैं छत्रपति शिवाजी की, तो ये कौन से राजघराने से थे, भोसले राजघराने से। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, दे आर राइट। ठीक है, इन्होंने ये जो छत्रपति शिवाजी थे वो 1627 टू 1680, ठीक है, मराठा राज्य के इनमें संस्थापक माना जाता है। यहाँ ये इनका कार्यकाल है 1627 से 1680 तक का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु। सभी लोग जवाब दीजिए। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, दे आर राइट। ठीक है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी कब, 1932 को दिल्ली में की थी और 1933 में इन्होंने उसे साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन जिन्होंने किया था महाभारत का वो पहले इंडियन कौन थे। ऑप्शन है आपके टी ए सरस्वती अम्मा, किशोरी मोहन गांगुली, वल्लभाचार्य, पंडित राम अवतार शर्मा। सभी लोग जवाब दीजिए। तो बात करते हैं महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। किशोरी मोहन गांगुली, जिन्होंने जवाब दिया, दे आर राइट। ठीक है, किशोरी मोहन गांगुली जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है, बताइए। सूर्य मंदिर ऑप्शन है आपके खजुराहो, आबू, कोणार्क या फिर धारचूला। जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोणार्क, दे आर राइट। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है। ठीक है, कोणार्क में स्थित है।
इसे लाल बलुआ पत्थर या फिर काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईस्वी में गंगवंश जो थे उनके राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? आंत के अंगों से के अध्ययन से संबंधित है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके फार्माकोलॉजी, स्पेलेंकोलॉजी, राउलमोटोलॉजी या फिर एनेस्थीसियोलॉजी। बताइए, आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी स्प्लैंक्नोलॉजी, दे आर राइट। ठीक है, स्प्लैंक्नोलॉजी जो है वो शरीर के आंतरिक अंग यानी शाखा के जो आंत होते हैं उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का यूज़ नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? बताइए, अगर आप खाने में ज़्यादा टाइम तक हरी सब्जियों का यूज़ नहीं करेंगे तो कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं आप? ऑप्शन है आपकी स्कर्वी, बेरी, रात्रि या अंधत्व या फिर पेलाग्र। बताइए। बात करते हैं हरी सब्जियों की, तो उसमें विटामिन ए जो होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए। और हरी सब्जियों का प्रयोग ना करने से शरीर में विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी रात्रि अंधत्व, जिसको रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये इसकी बीमारी हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम नृत्य कौन से राज्य का है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का। जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो किस राज्य का है? तो बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए केरल का, दिया राइट। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली जिसको बोलते हैं इससे अधिक प्राचीन है। कथकली जो है नृत्य उससे भी प्राचीन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, रीडा शब्द का महत्व का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है आपको। रियल एस्टेट अथॉरिटी, रियल एस्टेट रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी या फिर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बताइए, रेरा का पूर्ण रूप। जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, दे आर राइट। रेरा का जो पूर्ण रूप है, पूरा नाम जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और इसका जो गठन था वो 1 मई को हुआ था, 1 मई 2016। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि धोखाधड़ी को रोकना, पारदर्शिता जो होती है उसको सुनिश्चित करना, हितों की रक्षा करना, जागरूकता का प्रसार प्रचार, ये सब चीज़ें करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जायद फसल के मौसम जो है वो कौन से फसल का जो मौसम है तो कौन से मौसम के दौरान होता है? शरद, ग्रीष्म, शीत, वर्षा। बताइए, जायद की जो फसल है कौन से ऋतु के दौरान होती है? जवाब दीजिए सभी लोग।
जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर बी ग्रीष्म, दे आर राइट। ठीक है, जायद की फसल जो है वो ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। जायद की फसलों की जो बुआई होती है वो मार्च से अप्रैल में किया जाता है। ठीक है, और इसके उत्पादन जो है मई जून के बीच में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य। तो बात करते हैं, गन्ने जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन होते हैं, सबसे ज़्यादा। और इसके बात करते हैं सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की, तो कौन सा है? जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, दे आर राइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी हैं। ठीक है, गन्ने की गन्ने की एक प्रमुख बीमारी होती है, उसको रेड रॉट होता है, जिससे गन्ना लाल हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, बताना है आपको। कालाहारी किस तरीके का रेगिस्तान है? ऑप्शन आपके शीत शरद ऋतु, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत तटवर्ती। बताइए कालाहारी। तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंध, दे आर राइट। ठीक है, कालाहारी जो है वो विश्व का एक विशाल मरुस्थल है और यह उष्ण कटिबंध मरुस्थल है। यहाँ के जो स्थायी निवासी रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? बुशमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुशमैन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? घाना, विषुवत रेखीय प्रदेश, सहारा, मोरक्को। पिग्मी निवासी कौन से देश में पाए जाते हैं, बताइए। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखीय प्रदेश, दे आर राइट। ठीक है, पिग्मी जो मध्य अफ्रीका के विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाती है, इसकी जनजाति है एक्चुअली। इन जातियों का जो औसत कद होता है वो कितना होता है? 150 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन से राज्य में फैले हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। बताइए। कौन से राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, दे आर राइट। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो कितना है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है, बताइए। हैदराबाद शहर से कौन सी नदी होकर बहती है? मूसी, गुरुपारा, मीनाचिल, नेत्रवती। तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दे आर राइट। ठीक है, बात करते हैं मूसी नदी की, तो ये क्या किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मूसी जो है वो मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इस नदी का जो स्रोत है वो अंतगिरी है। ठीक है, अंतगिरी पहाड़ी है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है और इस नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, हिमायत सागर और उस्मान सागर जो है इस नदी पर बनाए गए बांध हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, बताइए। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है?
ऑप्शन है आपके गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। तो ये नागार्जुन सागर परियोजना की बात करते हैं, तो ये जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, दे आर राइट। ठीक है, कृष्णा नदी पर बनी हुई नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। और बात करें ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर, ठीक है, 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो है 1966 में पूरा हुआ था। कब? 1966 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन है आपके साहित्य, लेख, कला व संस्कृति, खेल प्रशिक्षण, समाज सेवा। द्रोणाचार्य पुरस्कार बताइए कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो जो इसका प्रारंभ हुआ था कौन से सन में? 1985 में किया गया था। इसका जो आरंभ है 1985 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और ये ऑप्शन जिन्होंने भी बताया, ऑप्शन नंबर सी खेल प्रशिक्षण इस क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिसमें खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? ये बताना है आपको। 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून, 4 जुलाई। बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO, सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल दे आर राइट। ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसकी स्थापना जो थी इन्होंने 7 अप्रैल 1948 को किया था, 1948 को किया था। ठीक है, इसीलिए इसे हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जो पुस्तक है देवदास, इसके लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है देवदास, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करते हैं देवदास पुस्तक की, तो देवदास पुस्तक जो है वो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दे आर राइट। ठीक है, देवदास पुस्तक जो है वो लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है। और इनका जो अन्य प्रसिद्ध कृति की बात करते हैं तो उपन्यास में इनका चरित्रहीन, परिणीता, चंद्रनाथ, श्रीकांत दत्ता आदि है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? बताइए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब अपनाया गया था? ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1951, सभी लोग जवाब देंगे। 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950। बताइए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1939, दे आर राइट, सॉरी 1949, दे आर राइट। ठीक है, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इसको संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान की प्रस्तावना 395, 395, ठीक है, 395 अनुच्छेद जो थे उसके 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। ठीक है,
भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और 26 नवंबर 1949 को जो अपनाए गए संविधान की प्रस्तावना है 395, वो अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बताना है आपको। ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग जवाब देंगे। तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू, दे आर राइट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो कैबिनेट मिशन की संस्कृति थी उसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है उसका गठन जो हुआ था 1900 जुलाई 1946 में किया गया था, 1946 में। ठीक है, 1946 में किया गया था। अब जिसमें संघ की जो समिति अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल की बात करते हैं प्रांतीय समिति के थे, और जेबी कृपलानी जो थे वो मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि जो राज्य है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? बताना है आपको अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48A, जिन्होंने भी जवाब दिया दे आर राइट। ठीक है, 48A जो है वो कहता है कि जो राज्य है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? ऑप्शन है आपके 1000, 980, 1020, 915। सभी लोग जवाब देंगे। तो जिन्होंने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी 915, दे आर राइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक सुविधा है उसकी दृष्टि से 18 मंडल, 4 संभाग लिख दे रहे हैं, 18 मंडल, 4 संभाग और 75 जिले। कितने? 75 जिले और 915 नगरीय निकाय तथा 825 विकास खंड और 8135 न्याय पंचायतों में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, संत कबीर जो कवि हैं संत कबीर, उनका जन्म और पालन पोषण किस शहर में होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। तो बात करते हैं संत कबीर जी की, तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, दे आर राइट। ठीक है, कबीर का जन्म जो हुआ था वो 1398, वो भी विवाद में है, समझिए 1398 विवादास्पद है, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में। और इनकी माता जो थी वो एक विधवा ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी थी। ठीक है, इनसे हुआ था और इनका जो पालन था वो पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमक नामक जुलाही ने किया था। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? बताइए, हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय और भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय, दे आर राइट। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है उसमें 1887 में प्रकाशित होने दैनिक समाचार हिंदुस्तान है, इसके संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? बताइए। ऑप्शन है आपके अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। ट्राई टू गिव द आंसर एवरीवन। सो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी जवाब दिया है उर्दू, दे आर राइट। ठीक है, उर्दू जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट। जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजभाषा अधिनियम 1951 में जो पहली राजभाषा थी उसको हिंदी बनाया गया था। उसके बाद 1989 में 1989 में, ठीक है, एक अधिनियम था, इसके एक संशोधन में, अधिनियम में एक संशोधन किया गया था जिसने उर्दू को राज्य के अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया था। इसी वजह से ये राज्य की जो है दूसरी भाषा बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? बताइए। जो यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया है इनके चरणों में से एक नहीं है, ये बताना है। शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक कौशल, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। बताइए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी भाषा परीक्षण, दे आर राइट। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग है इसकी चयन की प्रक्रिया में प्रमुख चरण जो है वो भाषा परीक्षण चयन प्रक्रिया का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, बल्कि लिखित परीक्षा के रूप में पाठ्यक्रम में समाहित है सिर्फ, बस। ठीक है, चयन प्रक्रिया में नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है? बताइए। ऑप्शन है आपके जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। सभी लोग जवाब देंगे। तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर ए जौनपुर, दे आर राइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो जौनपुर है, इसके अलावा आजमगढ़ और मऊ जो जनपद है उसकी मिट्टियों में जो है मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया था? क्लासिक इंपीरियल। ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, सर्वदानंद सोनोवाल, मनसुख मांडविया, राजनाथ सिंह। बताइए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए नितिन गडकरी, दे आर राइट। ठीक है, जो सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने केरल में क्लासिक इंपीरियल नामक लग्जरी शिप लॉन्च किया हुआ था। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में आई चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया? मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया ये बताना है आपको। भारत, यमन, म्यांमार, श्रीलंका।
एवरीवन विल आंसर, दीजिए आंसर तुरंत दीजिए। जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी म्यांमार दे आर राइट। ठीक है, जो दिसंबर 2023 है उसमें बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया था। और मिचोंग का अर्थ क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति, इससे संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। बताइए। पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण। तो दुनिया में सबसे पहले दिसंबर 2023 में पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण जो है, जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी हरियाणा दिया राइट। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था। कहाँ? गुरुग्राम। ठीक है, तो आज की सीरीज़ के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज की क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।